जुड़ाव वाला कोई नेता मध्य प्रदेश में नहीं है। तो उनको साथ रखकर मुझे लगता है कि बीजेपी को कोई नुकसान नहीं, फायदा ही होगा। और ये भी एक नया रिकॉर्ड बनेगा कि भाई एक ऐसा नेता उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में निकला है, या भाजपा में निकला है, या देश में निकला है, जो इतने बार लड़के भी लोकप्रिय राहुल सर, बना माफ हुआ कीजिए, है। आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ योगेंद्र यादव जी एक बार फिर जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय संयोजक भारत जोड़ो अभियान के। योगेंद्र सर, एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज नेशन पर। सर, अब तो लगभग 12 बजने को हैं, टैली ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी है और अब पोस्टमार्टम के लिए सही वक्त भी बिल्कुल, जैसा आपने कहा था कि थोड़ा इंतजार करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि अब कोई बदलाव हो पाएगा या अब विश्लेषण किया जा सकता है? योगेंद्र सर। लगता है अभी योगेंद्र जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो लगातार कोशिशें यहाँ देखिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे शिवराज सिंह चौहान से, मुलाकात तो हो रही है तमाम नेताओं की, लेकिन एनके सिंह सर, इस बार केंद्र से भी बड़े चेहरे भेजे गए। वहां पर कैलाश विजयवर्गीय को भी मैदान में उतार दिया गया। कई चेहरों के ऐसे बयान भी सामने आए जो खुश नहीं थे खुद को विधायक का चुनाव लड़ते हुए देखते हुए, और आज वो सभी मुख्यमंत्री की रेस में अपने आप को एक प्रबल दावेदार के तौर पर पेश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन शिवराज का कद जो 18 साल के इनकम्बेंसी के बाद बनकर उभरा है, आपको लगता है कहीं कोई ठहर पाएगा? देखिए, जो मॉडर्न लीडरशिप है उसमें एक फैक्टर होता है जो लीडर प्रयोग करता है, स्टनिंग इम्पैक्ट, अचानक चौंकाने वाला इम्पैक्ट। आपने देखा कि सारे मिनिस्टर्स को भेज दिया गया कि एमएलए का चुनाव लड़ो। एक तो ये पक्ष था। दूसरा ये था कि कोई भी शिवराज सिंह ऐसा व्यक्ति साफ दिखाई दे रहा था कि मध्य प्रदेश में जो दूसरा चेहरा, मोदी के बाद जो चेहरा होगा वो शिवराज सिंह होंगे, लेकिन उनको भी मार्जिनलाइज कर दिया गया। तो शायद बीजेपी में ये और मोदी के रिजीम में ये है कि स्टनिंग इम्पैक्ट रखो। आप देखेंगे कि हो सकता है कि मध्य प्रदेश में भी वो चेहरा बदल दे, क्योंकि ये बीजेपी की स्कीम ऑफ थिंग्स में है नहीं कि कोई लीडर इतना बड़ा कद्दावर नेता बन जाए जो कि कहीं उसकी मकबूलियत बिल्कुल अलग हो। लेकिन जो मामा भाई, लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, इन तमाम योजनाएं जो शिवराज की चलाई हुई थी, जिस पर आपको वोट मिलता है, जिस नेता की महिलाओं में इतनी छवि जो है एक विशेष तौर पे लगाव है, मतलब उसमें सिर्फ एक नेता के लिए प्यार है, भरोसा है, और वो जो है सीटों में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, महिलाओं के वोट परसेंटेज में भी, और बीजेपी को जो वोट जाएगा, जैसे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी कह रहे थे, उसमें भी नजर आएगा। तो क्या उसके बाद एक नेता के कद को रोकना मुमकिन हो पाएगा? नहीं, मुमकिन नहीं होता इसमें। और ये नहीं चलता कि नैतिकता क्या है या रोकने के लिए लॉजिक क्या है। आप देखें, तमाम मिनिस्टर्स जो अचानक हाशिए पे चले जाते हैं, और बड़े बड़े मिनिस्टर, उसके पीछे क्या फैक्टर होता है? जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, उसके पीछे फैक्टर एक यही है कि नहीं, ठीक है, स्टनिंग इम्पैक्ट डालो और जनता को हमेशा एक टेंटर हुक्स में रखो सब चीजों को लेके। तो मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में कोई ऐसी बाध्यता है कि वो इस सब के बावजूद शिवराज सिंह चौहान को ही ले आए। हो सकता है चेहरा वहां भी बदले, और राजस्थान में तो मुझे पूरी तरह उम्मीद है कि एक बिल्कुल ऐसा नया चेहरा होगा जो आपने नहीं सुना होगा या देखा होगा। चलिए, राजस्थान से भी, ग्राउंड से भी खबरें आ रही हैं अनुराग, के कौन कौन से संभावित नाम हो सकते हैं। दर्शकों को भी बताएंगे कि संभावित नाम की रेस में कौन चल रहा है। लेकिन बीजेपी जानी जाती है कि रेस से अलग, जो खिलाड़ी रेस में दौड़ ही नहीं रहा होता है, वो भी नाम। लेकिन राहुल देव सर, शिवराज सिंह चौहान 18 साल के बाद अगर इस पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर आ रहे हैं, भले ही उनके नाम का एक बार फिर ऐलान हो या ना हो, ज्योति बसु, नवीन पटनायक, मणिक सरकार, पवन चामलिंग जैसे जो तमाम जननायक मुख्यमंत्री अपने राज्यों के रहे, 19 साल, 20 साल, 24 साल, उस श्रेणी में शिवराज सिंह चौहान ने अपने आप को खड़ा तो कर दिया है। बिल्कुल, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए या ना बनाया जाए, लेकिन उन्होंने ये साबित कर, अपनी ताकत तो उन्होंने सिद्ध कर दी। अब जो हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, एनके सिंह जी भी जो कह रहे थे, तो वो सारी बातों में बहुत दम है, लेकिन एक जमीन से जुड़े हुए कद्दावर के नेता के रूप में शिवराज सिंह अब उच्चतम श्रेणी में आ गए हैं। तो और दूसरी बात ये ध्यान रखना जरूरी है कि बीजेपी कांग्रेस की तरह नहीं है। बीजेपी में शिवराज सिंह कितने भी बड़े हो जाए, कोई भी कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन वो खास तौर पे शिवराज सिंह, उनके कोई केंद्रीय नेतृत्व या प्रधानमंत्री बनने की क्षमताएं या संभावनाएं या महत्वाकांक्षाएं ऐसी अभी नहीं दिखती हैं। तो वो कोई निकट भविष्य में खतरा बनेंगे केंद्रीय नेतृत्व के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, ऐसा नहीं लगता मुझे जी। एक समय था उनको केंद्र में लाने की बात चल रही थी, लेकिन केंद्र में उनको लाया जा सकता है, एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है,
लेकिन एक प्रदेश में अपनी जड़ें सबसे कितनी गहरी कर सकता है एक नेता, अपनी निजी जड़ें, ये उन्होंने सिद्ध कर दिया है और इससे बड़ी कोई ताकत लोकतंत्र में होती नहीं है। जी सर, केंद्र में लाने का मतलब तो राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसा पद ही होता है, मुख्यमंत्री जैसी ताकत तो नहीं बच पाती है। लेकिन मनोज सर, टैली अब लगभग क्लियर हो चुकी है। जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं, देखिए राजस्थान विधानसभा का पहला नतीजा भी आ चुका है। जो नतीजा है उसके मुताबिक बीजेपी उम्मीदवार की जीत हो चुकी है, तो खाता राजस्थान में बीजेपी का खुल चुका है। नतीजे के लिहाज से ये जो टैली है ये बता रही है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों राज्य बीजेपी जीत चुकी है और एक थंब मेजॉरिटी के साथ जीतती नजर आ रही है, 2/3 बहुमत के साथ जीतती नजर आ रही है छत्तीसगढ़ भी। मनोज सर। हाँ देखिए, ये तो बीजेपी की एक बहुत बड़ी जीत है और जितने भी एग्जिट पोल थे अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ में मोस्टली एग्जिट पोल फेल हो गए हैं और उसी तरीके से राजस्थान में भी आधे एग्जिट पोल ने कहा था कि कांग्रेस की सरकार आएगी, कुछ ने बोला बीजेपी की आएगी। तो कहने का मतलब ये कि इस इलेक्शन के जो रिज़ल्ट आए हैं, ये रिज़ल्ट आने से पहले जितने भी पॉलिटिकल जो लोग थे, जो पत्रकार थे, और मेरे को लगता है कि बीजेपी एज ए पार्टी, बीजेपी को भी इतनी बड़ी जीत की उम्मीद होगी, मुझे इस बारे में डाउट है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से 2/3 मेजॉरिटी से भी कहीं ज़्यादा है, बल्कि ये तो 3/4 की तरफ ही अभी वो है, इशारा है। तो अगर ऐसी मेजॉरिटी मिलती है, मेरे को लगता नहीं कि वहाँ भी कि बीजेपी ने भी ऐसे सोचा होगा कि इतनी बड़ी जीत उनकी होगी। बिल्कुल, अभी लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी खुद कह रहे थे कि इस तरह की जीत का एहसास उन्हें भी नहीं था। उन्हें लग रहा था छत्तीसगढ़ में कांटे का मुकाबला होगा, मध्य प्रदेश में जीत होगी, लेकिन ऐसी जीत होगी इसका आकलन, इसका अंदेशा उन्होंने भी नहीं किया था। और मधुरेंद्र भी लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। मधुरेंद्र, 12 बज गए, स्थिति बिल्कुल लगभग साफ है। अभी तक कांग्रेस के किसी भी वरिष्ठ नेता ने कोई बयान नहीं दिया है। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस हेडक्वार्टर में लगातार हम जमे हुए हैं और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कोई वरिष्ठ नेता इधर रुख भी करता है, तो उसकी संभावना भी सुनी दिखाई दे रही है। दूसरी बात हम लोग कह रहे थे कि ईवीएम पर सवाल कांग्रेस कब उठाएगी, तो ये सवाल नेताओं की तरफ से ना सही पर कार्यकर्ताओं की तरफ से उठने की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ आप देखें अगर तो कुछ पोस्टर बैनर के साथ जो है अब इस हार को कहाँ दरअसल ठीकरे के तौर पर फोड़ा जाए, उसको लेकर ईवीएम के यहाँ पर कटआउट आ चुके हैं। यहाँ देखिए लोगों के हाथों में जो दरअसल आपको दिखाई दे रहा बैनर पोस्टर है, उस पर ईवीएम के सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। तो ये एक बड़ा सवाल था जो हम लगातार न्यूज रूम में इस पर चर्चा भी कर रहे थे और हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी इन मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर देखिए किस तरह से ईवीएम को लेकर जो है वो सवाल खड़ा होना शुरू हो चुका है। यानी जीत तो जमहूरियत की और हार तो ईवीएम की। ये दरअसल जो पैटर्न है एक लंबे समय से भारतीय राजनीति में ये चलता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। जरा पूछिए उनसे कि तेलंगाना में ये ईवीएम ठीक काम कर रही है जहां कांग्रेस को 67 सीटें मिली हैं। बिल्कुल, ये वाजिब सवाल है और इन सवालों को पूछने के लिए हम जरूर इन नेताओं से संपर्क करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे। सर कहना क्या मैं समझता हूँ, भाई पहले इनको बता दो तेलंगाना में क्या रहा? तेलंगाना में मोदी ने हमें जिताया है, उसकी मेहरबानी। 3 स्टेट खाकर 1 दे दी, ये हुआ तेलंगाना में। 5 स्टेट हम जीत रहे थे, अब तो गोदी मीडिया भी कह रहे थे हम जीत रहे हैं, पूरा देश कह रहा था। तो देखिए सुबह से ढोल नगाड़े पटाखे, उम्मीद जीत की और हार के बाद ठीकरा ईवीएम का। तो ये सवाल और ये जवाब, तो आप समझ सकते हैं कि एक फ्रस्ट्रेशन जो पार्टी के भीतर है दरअसल उसका असर साफ तौर पर कार्यकर्ताओं के रूप पर भी दिखाई दे रहा है। तो जो जीत की उम्मीद थी वो धूमिल हो चुकी है और हार का ठीकरा ईवीएम पर फूटता हुआ नजर आ रहा है। ये हालत है कांग्रेस के। लेकिन 2 जगह तो सरकार जो है, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आप ही की सरकार थी, वहां पर पूरा प्रशासनिक अमला आप ही के हाथ में था। तो मतलब जब जीते तो बात अलग है। तो मतलब अपने हिसाब से सारे जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है आप सेट कर लीजिए। खैर, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको बोलने की आज़ादी है, तो ईवीएम पे भी सवाल उठ जाते हैं, उसके भी टेस्ट हो चुके हैं। यहाँ पर अब देखना होगा कि राजस्थान की राजनीति में अब कौन सा वो नया नाम, कौन सा वो नया चेहरा निकल कर आ सकता है। एनी गेसेस एनके सिंह जी? एनी नहीं, मोदी जी के स्कीम में मैं गेस नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अभी चुनाव में गेस करना शुरू किया तो वहां पे फेल हो गया। मैं कुछ नाम आपको सुझाता हूँ। अर्जुन राम मेघवाल, बाबा बालकनाथ कह रहे हैं वो यूपी के योगी के बाद अब राजस्थान, दिया कुमारी, और कोई नाम जो आपको लगता हो। गजेंद्र सिंह शेखावत को मैं थोड़ा अलग रख रहा हूँ। हाँ, राठौर भी हो सकते हैं। हाँ, राठौर भी हो सकते हैं। राज्यवर्धन सिंह जमीनी नेता नहीं, और खुद कहा जा रहा है कि उनकी अपनी सीट पे भी बहुत ज्यादा मार्जिन से वो जीते, ऐसा लगता नहीं। नहीं, बहुत सारे ऐसे नेता है जो चीफ मिनिस्टर बनाए गए तो जमीनी नेता नहीं रहे। तो ऐसा नहीं, मोदी जी के स्कीम में सरप्राइजेस रहती हैं, लिहाजा अब प्रेडिक्ट करना
और इवन मोदी जी के उसको लेके आप देखिए, ये रिजल्ट देख के कौन सा पोलस्टर है जिसने कि ये 2/3 बहुमत से 2 राज्यों में जीत रहे हो, ये मैंने नहीं देखा था कि किसी में कहा गया हो, और एवरेज में तो बिल्कुल नहीं कहा गया था। तो मुझे नहीं लगता है कि मोदी जी की मकबूलियत को लेके हमें शायद और डीप जाना पड़ेगा कि उनको जनता कितना चाहती है, किन मुद्दों पे चाहती है, मुद्दे क्या है, ये सब मेरे ख्याल से एनालिसिस का राहुल देव जी, मोदी का ब्रांड मजबूत हो रहा है, मोदी के ब्रांड में 4 चांद लग रहे हैं और ज्यादा जनता पर भरोसा हो रहा है। तो इसमें मोदी की शख्सियत, उनकी काबिलियत या कहीं ना कहीं मोदी का कोई विकल्प मौजूद ना होना भी मोदी के ब्रांड को मजबूत करने का एक बड़ा फैक्टर बन रहा है। मैंने पहले यही कहा था कि दोनों 2 आयाम हैं इसके। एक तो मोदी का अपना आकर्षण, उनके अपने छवि की जो एक विराटता है जो लोगों को वो पसंद है, और दूसरा उनके सामने शून्य है, और उस शून्य को राष्ट्रीय स्तर पर भरने लायक एक ही आदमी का नाम सामने आता है, वो राहुल गांधी हैं। तो खड़गे जी से कोई उम्मीद नहीं करता कि वो राष्ट्रीय स्तर के लोकप्रिय नेता बन सकते हैं, वो गुणी हैं लेकिन उनमें ये क्षमता नहीं। तो राहुल गांधी अपने इतने लंबे सालों की 1.5 दशक की कोशिशों के बावजूद उतने बड़े अभी नहीं बन पाए हैं नेता के रूप में, उतने आकर्षक नहीं बन पाए हैं, उतना व्यापक उनका असर और लोकप्रियता नहीं हो पाई है कि वो मोदी की छवि को चुनौती दे सके। दोनों के जो एक परसीव्ड परसेप्शन है, लोगों के दिमाग में जो परसेप्शन बना हुआ है, उसमें ज़मीन आसमान का लगभग भी दुगने का अंतर होगा कम से कम, अगर एक बार इस समय परसेप्शन एनालिसिस और सर्वेक्षण किया जाए तो इसलिए सामान्य शून्य है। मुझे एक चीज और भी लग रही है आपके इस परसेप्शन में, 3 राज्य हैं इस समय लग रहा